very morning. Welcome to my channel again. Let's start the episode number 273. आज भी बहुत सारा एपिसोड है. चलिए रविवार का मजा लीजिए. जब आदित्य प्लेन के अंदर बैठा था तब उसे घबराहट ने पूरी तरह से घेर लिया था. उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके लिए सुनसान हो गई है. न तो उसे कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक अंधेरे में घिरा हुआ है और बस दुनिया उसके आसपास चल रही है. मृणाली आदित्य को देख रही थी और उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार फेल हो रही थी क्योंकि आदित्य उसकी बात नहीं सुन रहा था और ना ही कुछ जवाब दे रहा था. उसे पता था कि आदित्य इतनी बुरी हालत में है कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा है. उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो उसे आदित्य की मदद करनी है और वो बस उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी. लेकिन उसे आदित्य का शरीर बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य मर चुका है और उसके हाथ की नब्ज से उसे उसकी हार्ट बीट महसूस हो रही थी जो किसी ट्रेन की तरह बहुत तेज स्पीड में दौड़ रही थी. वो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा थी और मृणाली को इससे ये समझ में आ रहा था कि आदित्य का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है. उसे कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा जैसे इतनी तेज हार्ट बीट की वजह से आदित्य का दिल उसकी छाती फाड़कर बाहर आ भी जाए तब भी शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वैसे ही आंखों में आंसू लेकर मृणाली बैठकर आदित्य को देखती रही. उसे डर लग रहा था कि शायद वो जब तक पहुंचेंगे तब तक आदित्य किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाएगा और फिर आगे वो हैंडल नहीं कर पाएगी. लेकिन उसे यह भी पता था कि आदित्य चीजों को मैनेज करना जानता है और उसे बस कुछ ना करते हुए उसके साथ ही रहना है. यही बात सोचकर वो बस वहीं बैठी रही, पर आदित्य उस पर ध्यान नहीं दे रहा था. आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे आज के बाद उसे न तो कुछ दिखने वाला है और ना ही कुछ सुनाई देने वाला है. वो प्लेन की खिड़की से बाहर नीचे जमीन पर जब देख रहा था तो उसे वहां पर जलती हुई लाइट्स दिख रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है और जो भी लाइट जल रही है वो बस उसके परिवार की चिताएं ही हैं. उसे पता था कि अगर कोई आदमी उनकी कंपनी तक पहुंच गया है तो शायद उसके परिवार की जान खतरे में हो सकती है. वो अपने आप को कोसने लगा और सवाल करने लगा कि वो मनाली आया ही क्यों और क्यों अपना टाइम वेस्ट किया. लेकिन फिर उसने अचानक से सोचा कि जब उसने पूरी तरह से सारी जगह सिक्योर कर रखी थी और वजीर को भी वहां भेज दिया था तो कोई आदमी वहां कैसे पहुंच सकता था. उसे उस आवाज का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वो किसकी हो सकती है. वो पिछली जिंदगी की आवाज से भले ही अलग थी लेकिन उसमें भी वही डेडिकेशन थी जो उसने पहले सुनी थी, पर वो आवाज थी किसकी, उसके लिए यह बड़ा सवाल बन गया था. और उसे पता था कि जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचेगा तब तक वो इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाएगा. लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो उस आवाज पर ध्यान देगा तो शायद उसे पता चल जाए. उस आदमी ने उससे कहा था कि परिवार को खोना क्या होता है यह आदित्य को पता चलेगा. आदित्य ने तब गौर किया तो उसे समझ आया कि उसने अभी तक एक परिवार के साथ ही बुरा किया है और वो है बख्शी का परिवार. उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद वो बख्शी परिवार का ही कोई मेंबर होगा जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की. इस बात को सोचकर ही उसे और भी गुस्सा आने लगा कि जब बख्शी सर से उसकी डील हो गई थी कि वो उसके रास्ते में नहीं आएंगे तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों किया. उसे बख्शी सर की उस बात पर विश्वास था क्योंकि उन्होंने वो बात बहुत डेडिकेशन के साथ कही थी, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया. आदित्य को यह सवाल सताने लगा, लेकिन इस सोच के बीच ही उसे अपने परिवार की घबराहट भी हो रही थी और उसके दिमाग में हर तरफ ही हलचल मची हुई थी. उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है और आगे क्या होने वाला है. वो बस वैसे ही बैठा रहा और नीचे जमीन पर देख रहा था जहां उसे नीचे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी चीज को समझ नहीं पा रहा था. तब उसने अपने मन में पिछली जिंदगी वाली और आज वाली कन्वर्सेशन को याद करने की कोशिश की. उसे समझ आया कि जब पिछली बार उसके पास फोन आया था तब उस आदमी ने आदित्य को इस बारे में बताया था कि वो किस तरह से उसके परिवार वालों को मारने वाला है. उसने उसके पापा को सुसाइड करवाया था, दादाजी को हार्ट अटैक दिया था और माँ का ट्रक से एक्सीडेंट करवाया था. लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था. इस बार उसने बस ये बोला था कि वो उसके परिवार को बर्बाद करने वाला है और कंपनी के बाहर खड़ा है. उसे लगा शायद वो हमला करने वाला था ही नहीं और आदित्य ने ओवर रिएक्ट कर दिया. उसे उसकी बातचीत से इतना तो पता चल गया था कि वो किसी भी चीज का प्लान करके नहीं आया था कि वो चीजों को कैसे करेगा. लेकिन फिर उसे समझ नहीं आया कि अगर वो गुड़गांव से गोरखपुर तक आया था तो उसने कुछ प्लान क्यों नहीं किया.
और तब आदित्य को लगा जैसे वो चीजों के बारे में बहुत ही आसानी से सोच रहा है और शायद उसने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। शायद वो आदमी प्रॉपरली प्लान करके आया होगा और उसे पता होगा कि क्या होने वाला है, इसीलिए उसने आदित्य को फोन लगाया। आदित्य ने सोचा कि शायद उसने गलती की है कि उसने वजीर से कहकर अपने पापा और दादाजी को ऑफिस से निकलवा लिया। उसे लगा कि जैसे वो कॉलर इस चीज का ही इंतजार कर रहा था और इसलिए उसने आदित्य को ये अपॉर्चुनिटी दी थी और आदित्य उसका शिकार बन गया। जब उसने ये बात सोची तब उसे और भी दुख होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि न चाहते हुए भी उसके परिवार की मौत का कारण बस वही बनकर रह जाएगा। जब उसके मन में ये बात आई तो वो और भी बेचैन हो गया। वो अपना पांव हिलाकर इस चीज का इंडिकेशन दे रहा था और मृणाली को समझ में आ रहा था कि उसे कितनी बेचैनी हो रही है। उन दोनों को ही बहुत अच्छे से पता था कि मनाली और गोरखपुर का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उन्हें घर पहुंचने में करीब 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन आदित्य को टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर पहुंचना था। उसे पता था कि वो बस वहां पर बैठकर इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही उसके परिवार को बचाकर रख ले और वो जल्दी से वहां पहुंच जाए। लेकिन जैसे उसे विश्वास ही नहीं था कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे, तब वो बस यही सोच रहा था कि अगर उसे ऐसे टाइम पर साधु महाराज मिल जाते तो वो अपने मन की बात उनसे कह देता। उसने ये प्रार्थना करना शुरू कर दी कि अगर साधु महाराज मेरे परिवार को देख रहे हैं तो वो उन्हें बचा लें। आदित्य बस यही बातें सोच रहा था और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो टिक कर कांच पर सिर रखकर बैठ गया। धीरे धीरे करके उसे अपने सामने और भी अंधेरा लगने लगा और फिर उसकी नींद लग गई, जहां पर उसे अपने परिवार का विनाश दिख रहा था। कहीं पर उसकी मां मरी हुई पड़ी थी, कहीं पर उसके पापा और दादाजी। और जब वो गोरखपुर पहुंचा तो लोगों ने मृणाली को भी मार दिया। फिर उन्होंने इस बार आदित्य पर भी हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसे ना तो कोई साधु महाराज मिले और ना ही जीने की कोई दूसरी वजह मिली। तब आदित्य मरकर सीधा नर्क में गया, जहां पर उसे अपने सारे दुश्मनों की आत्मा मिली जो उससे बदला लेने का ही इंतजार कर रही थी, और वहां पर भी वो कभी चैन से नहीं रह पाया। जब आदित्य ने यह सपना देखा तो वो थोड़ा चौंक कर उठा और उसने आसपास देखा। मृणाली ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा है और वो उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। और तब उसने खिड़की से नीचे देखा तो उसे वहां पर ज्यादा लाइट्स दिखने लगी और उसे समझ में आया कि वो किसी शहर में पहुंच गया है। फिर उसने मृणाली का हाथ छोड़ा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। जब मृणाली ने आदित्य की ग्रिप छोड़ी तब उसकी नींद खुल गई और वो आदित्य को देखने लगी जो कॉकपिट की तरफ जा रहा था। फिर उसने भी उसे फॉलो किया। आदित्य ने पायलट से पूछा कि वो कहां पर हैं। तब उसने बताया कि वो गोरखपुर में बस लैंड होने के लिए परमिशन मांग चुके हैं और कुछ ही देर में वो लैंड होने वाले हैं। आदित्य ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत ही रिलीफ हुआ, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन सही नहीं हुई थी। भले ही उसकी आंखों से आंसू नहीं टपक रहे थे, पर दिल की धड़कन अभी भी उतनी ही तेज थी और सब कुछ अभी भी वैसा ही लग रहा था। वो बस आकर अपनी सीट पर बैठ गया और सामने देखने लगा, जहां पर बस सफेद रंग की दीवार थी, पर वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मृणाली भी उसके साथ बैठ गई थी, लेकिन आदित्य इस बार उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहता था और इसीलिए उसने अपने हाथ फोल्ड करके रखे थे। मृणाली को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी, इसलिए वो बस उसके साइड में बैठी रही और उसने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में प्लेन लैंड हो गया और जैसे ही वो लैंड हुआ तब आदित्य और मृणाली तेज गति में बाहर निकलने लगे। आदित्य भागता हुआ जा रहा था और फोन निकालकर बस वजीर को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वजीर उसका फोन नहीं उठा रहा था और तब आदित्य को और भी चिंता हो रही थी। फिर वो चेकआउट करके जब एयरपोर्ट के कॉरिडोर में भागते हुए जा रहे थे तब आदित्य बस पूरी कोशिश करके एग्जिट की तरफ जल्दी जल्दी भाग रहा था, लेकिन उसे कॉरिडोर बहुत लंबा लग रहा था, जैसे वो आज तक उसमें नहीं आया हो, और मृणाली भी उसके पीछे भाग रही थी। फिर अचानक मृणाली ने वहां पर लगी हुई टीवी पर कुछ देखा और उसने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। जब आदित्य को मृणाली का खिंचाव फील हुआ तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और मृणाली ने टीवी की तरफ इशारा किया। तब आदित्य ने देखा कि वहां पर न्यूज चल रही है जो किसी पुल पर एक्सीडेंट की बात बता रहे हैं और उसमें उसके दादाजी और पापा का चेहरा हाईलाइट हो रहा है। उस न्यूज की हेडिंग लिखी हुई थी कि बिजनेस टाइकून्स डाइज इन एक्सीडेंट। जब आदित्य ने उस हेडिंग को पढ़ा तो जैसे उसके हाथ पांव सब सुन्न पड़ गए और उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने सब कुछ अंधेरा सा छाने लगा था
और आखिरकार आदित्य के इतना कोशिश करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया और वो तभी बेहोश हो गया और नीचे जमीन पर गिर गया। Thanks for hearing. Next episode is coming short.